तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए। 2025 वालों के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो देखिए, उसमें मैंने स्ट्रेटेजी कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और जिन लोगों ने स्टार्ट कर दी है उन लोगों को आगे क्या करना है, स्किल टेस्ट के लिए कब प्रिपेयर करना है, कब स्टार्टिंग करनी है स्टेनो, सब के बारे में मैंने बात की है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है 2024 वालों के लिए जिनका सीबीटी 2024 में दिसंबर में हुआ था, बट अभी वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि कब उनका रिजल्ट आएगा, कि आपको स्किल टेस्ट देने को मिलेगा। तो उससे रिलेटेड क्या न्यूज अभी आई है और आगे उससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। वैसे आप सबको न्यूज पता चल चुकी होगी कि टोटल अटेंडेंस आरटीआई के रिप्लाई के थ्रू आ चुकी है। एसएससी ने बताया है कि कितने लोगों ने ये एग्जाम दिया है, अपीयर कितने हुए हैं सीबीटी 1 में, यानी रिटर्न एग्जाम में। तो ये न्यूज तो आपको पता होगी, और इसमें कितने लोग आए हैं वो आप डेटा भी रट चुके होंगे अब तक, क्योंकि इतने सारे लोगों ने वीडियोस बना दी हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को वो सब मालूम है। तो मेरी वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है वीडियो का। मेरा जो मेन पर्पस है आपको ये बताना कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आप बोलोगे मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं और सबने बता दिए, इसमें अलग से क्या है? इसमें अलग ये है कि जो टाइम अभी है ना वो राइट टाइम है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का। आंसर की से पहले बताना या फिर उन बेसिस पे बताना कि कुछ लोगों ने ये बोल दिया कि एग्जाम टफ था, कुछ ने बोल दिया कि एग्जाम इजी था, उनका सर्वे कर लिया, उनके मार्क्स देख लिए, फिर आप आइडिया लगा रहे हो कि हाँ आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहेगी। टोटल बेवकूफी है। आप ये बताओ, इतने सारे लोगों ने एग्जाम दिया, आप कुछ लोगों के बेस पे हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं या फिर आपने सर्वे किया उन लोगों का, हो सकता है वो बहुत ज्यादा वीक हो तो आपका कट ऑफ बहुत ज्यादा लो चला गया। हो सकता है आपके यहाँ के लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि हर किसी के 160 से ऊपर मार्क्स आए हों, वो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपका जो कट ऑफ है वो आसमान छू गया। तो क्या गारंटी है कि जो ओवरऑल है वो वही बनेगा जो आप कह रहे हो? तो सर्वे का तो मुझे मतलब ही नहीं समझ में आता कि कुछ लोगों के हिसाब से आप ओवरऑल का कट ऑफ बता रहे हो और कुछ लोग आंसर की से पहले बता रहे हो। जब कुछ आया ही नहीं तो कैसे, क्या अंदाजा आप लगा रहे हो? बट अब एक राइट टाइम है कि आपके पास अटेंडेंस है, बच्चों के मार्क्स हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि एग्जाम का लेवल कठिन था, सरल था या कैसा था, थोड़ा बहुत आइडिया है। तो अब आइडिया आप लगा सकते हो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि सब कुछ बेस्ड होता है अटेंडेंस पे। क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो फिर भी 20 से 25% ही होते हैं। अभी भी मैं यही कहूंगी कि जो 50% बच्चे होते हैं ना वो सिर्फ एग्जाम इसलिए देने जाते हैं क्योंकि एग्जाम फ्री था। उनने बोल दिया चलो यार एग्जाम ही तो है, दे देंगे, अपने शहर में पढ़ रहा है, दे देंगे एग्जाम। तो 50% लोग तो देखा देखी करते हैं, कुछ सीरियस नहीं लेते। जो बच्चे 50% है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सीरियस तो हैं लेकिन उनका फिर भी नहीं हो पा रहा क्योंकि उनकी उतनी प्रिपरेशन नहीं है, वो अभी स्टार्टिंग पे है। तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। जो बच्चे 30 से 35% जो बच्चे होते हैं ना वही ऐसे होते हैं जो रियलिटी में पढ़ रहे होते हैं और उनका सब कुछ प्रिपेयर होता है। हाँ, मैं अपने हिसाब से सब कुछ प्रिपेयर करके बैठा हूँ। मैंने स्किल टेस्ट भी अच्छे से कर रखा है, मेरी स्पीड भी अच्छी है और मेरे मार्क्स भी लगभग आ रहे हैं कि 130-40 की रेंज में है। और जो बच्चे 10% बच्चे होते हैं ना वही ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स भी बढ़िया हैं, उनको पता है कि मेरा हो जाएगा। और कुछ तो उनमें से ऐसे भी होते हैं जो पहले से लगे होते हैं और अपनी रैंक के लिए एग्जाम दे रहे होते हैं। तो अभी भी जो हमारा कंपटीशन है ना वो 35% लोगों से ही है। तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मैं अटेंडेंस के बेस पे बता सकती हूँ कि अटेंडेंस इतनी है तो 35% कितने होंगे, तो कितना आइडिया क्या हो सकता है वो सब अब लगाया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं वही बताऊंगी जो जेन्युइन है। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए तो मैं कम कट ऑफ बता दूंगी, क्योंकि अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कम कट ऑफ बता रहे हैं, 130 से नीचे पहुंचा दे रहे हैं, जो कि अभी किसी भी कीमत पर पॉसिबल नहीं है। मैं आगे बताऊंगी कि क्यों पॉसिबल नहीं है और क्या कट ऑफ रह सकती है।
बट इतना तो पक्का है कि 130 से जो नीचे है ना उनको नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जो कि ओबीसी से रिलेटेड है। यूआर कैटेगरी तो छोड़ ही दो, इवन मैं कहूंगी SC ST से है ना, SC से भी है ना, तो मत सोचो इतना। मैं आपको पूरी जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं सब कुछ बताऊंगी आगे, बट मैं वही बताऊंगी जो जेन्युइन है, जो रियलिटी में मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पिछले साल जो हुआ था और अभी जो हो सकता है, सब कुछ मैं आगे बात करूंगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स, कुछ लोग होप बनाए बैठे हैं, बॉर्डर पे हैं, जिनके मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर पे अटके हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूं या फिर 2025 के लिए प्रिपेयर करूं, तो उनके लिए मैं स्पेशली बताऊंगी, क्योंकि जब होप टूटती है ना तो बहुत ज्यादा दुख होता है, तो उनको स्पेशली मैं ध्यान में रख के बात करूंगी, ठीक है। फिर कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं स्किल टेस्ट को लेके, जिनकी स्पीड 95 पे अटकी है, 90 पे अटकी है, मतलब कि, और अभी रामधारी लिख रहे हैं, उनकी कंफ्यूजन है कि रामधारी में अटका हूं मैंने अभी तक न्यूज़पेपर भी नहीं किया, कौन सी डिक्टेशंस आ सकती है, क्या होगा, तो वो लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं। इवन जिनकी स्पीड 100 पे आ चुकी है ना, उनके हाथ रुक रहे हैं, अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है मैं पैनिक कर रहा हूँ। तो मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगी कि स्पीड को कैसे बढ़ाना है और कैसे अपने आप को मेंटेन करना है कि इतना पैनिक नहीं करना, वरना पता चला अच्छी स्पीड होने के बाद भी आप एग्जाम में पैनिक कर जाओ। तो उन सब के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा बहुत आइडिया लगाएंगे कि स्किल टेस्ट कब हो सकता है। देखो SSC में मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती, बट थोड़ा बहुत आइडिया हम लगाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो आपको एक सिंगल चीज भी मिस नहीं करनी है और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए बिना डिले किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। जो मेन न्यूज है, न्यूज सिर्फ इतनी सी है कि अभी टोटल कैंडिडेट्स बता दिए हैं SSC ने कि कितने लोगों ने पार्ट लिया है, तो कि लगभग 1,60,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, जो कि कोई ऐसा डेटा नहीं है जो बिल्कुल जिंदगी बदल देने वाला हो। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो है 7 लाख लोगों ने एग्जाम दिया होगा और इस बार सिर्फ 1,50,000 रह गए, 60,000 रह गए, इतना कोई बड़ा चेंज नहीं आया है, बहुत कम, बहुत माइन्यूट सा चेंज आया है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले फैक्ट्स को देखो तो फॉर्म भरे गए थे 2023 में 5 लाख के समथिंग, ठीक है, और जो एग्जाम में अपियर हुए थे वो हुए थे 1,87,000, जो कि उतना ही है जितना हर बार होता है, यानी कि 40 से 45 आप निकालोगे, 35 से 40% रेशियो आएगा आपका इतना, ठीक है। अभी कितना हुआ है, 4,77,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे और एग्जाम देने कितने आए, 1,60,000, तो वही उतना पड़ गया, मतलब कि 35 to 40% के आसपास आप निकालोगे उतना ही आएगा, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा रेशियो इतना ही रहता है। मैं अभी भी वही कहूंगी कि 50% लोग जो हैं वो सीरियस ही नहीं होते, और जो एग्जाम देने जाते कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि वो उतना नहीं निकाल पाते, उनका फर्स्ट टाइम होता है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता। आपकी जो लड़ाई है वो फिर भी 35% लोगों से ही है, क्योंकि वही है जो आपका कट ऑफ बढ़ाएंगे भी और आपका स्किल टेस्ट में आपको कंपटीशन देंगे। तो मैन यही है, 35% लोग ही मान के चलो, यही सीरियस कैंडिडेट होते हैं। आप देखो थोड़ा बहुत अंतर आया है, ऑब्वियस ही बात है, फॉर्म भी इस बार थोड़े से कम भरे गए थे, 20-30 हजार का फर्क आया। यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे 60 था मान के चलो और यहाँ 87, यानी कि 27%, मान लो 27,000, मतलब 30,000 के आसपास लोगों ने कम फॉर्म भरे हैं इस बार। और वैकेंसी की बोले तो वैकेंसी भी ज्यादा थी, पिछली बार जो वैकेंसी थी वो थी 1200 के आसपास, ठीक है, 1206 1207 के आसपास वैकेंसी थी, और इस बार कितनी है, 2006, यानी 2000 वैकेंसी एक अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, ये कोई कम वैकेंसी नहीं है। आप बोलोगे कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वैकेंसी बहुत कम है, 2000 वैकेंसी है, तो SSC स्टेनो में ना ये वैकेंसी अच्छी खासी मानी जाती है। हर बार की वैकेंसी जो है वो 1200-1300 इतनी ही आती है, लेकिन 2022 में 4000 आई थी और इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो वैकेंसी को कम आंकने की जरूरत नहीं है। तो जिन लोगों का भी स्किल निकले आगे उनको देने जरूर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्किल नहीं छोड़ना है, कुछ हो ना हो एक्सपीरियंस तो होगा, ठीक है। तो मैं इतना बता दूं कि ये जो अटेंडेंस है एज यूजुअल है, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया है। जो लोग बता रहे हैं कि हो अब तो मार्क्स इतने कम हो जाएंगे, कट ऑफ 120 से नीचे गिर जाएगा, इतना नहीं होगा, ज्यादा फर्क आएगा तो 5 से 6 मार्क्स का फर्क आ सकता है कि
पिछली बार जो कट ऑफ है 155 गया, तो इस बार थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, 5-6 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट इतना नहीं आएगा कि पहले 50 गए थे तो अब 120 पहुंच जाएंगे, इतना नहीं आएगा। ठीक है, अब थोड़ा और फैक्ट एंड फिगर्स देखें तो स्किल टेस्ट में कितने लोग, 3005 लोग लगभग, यानी कि 3550 लोग ग्रेड सी के लिए और 18,000 के समथिंग लोग, यानी टोटल 22,000 के समथिंग जो लोग थे क्वालिफाई किया गया था स्किल टेस्ट देने के लिए। और टोटल स्किल टेस्ट देने कितने आए थे, लगभग 11,000 लोग, और 11,000 में से वैकेंसी कितनी थी, 1200, तो 1200 लोगों को सिलेक्ट किया गया था 11,000 लोगों में से। तो स्किल टेस्ट देने भी बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है वो उतने ही लोगों का होता है जितनी पोस्ट है। तो सबसे बड़ी दिक्कत फंसती है उन लोगों की जो बॉर्डर पे होती हैं, जिनको ना तो ये समझ में आता है कि अब एसएससी का स्किल टेस्ट दिया जाए या आगे की प्रिपरेशन की जाए। तो आगे हम उन सब के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गई फैक्ट्स की बात। तो फैक्ट्स में भी देखो, पिछली बार जो क्वालिफाई हुए थे वो 22,000 के समथिंग लोगों को लिया था हमने, जब कितने अपीयर्ड हुए थे 1,90,000 के आसपास, तब लिया था उन्होंने 22,000। ठीक है, तो अब अगर इतना है 160, तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर वही 35-40% का आंकड़ा निकाला जाए तो अभी के जो स्टूडेंट्स को लिया जाएगा वो लगभग 20 टाइम्स लिया जाए, लगभग 20,000 के आसपास। आप मान के चलो कि 20,000 के आसपास आप लोगों को लिया जाएगा। ठीक है, इस बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है तो हो सकता है कि ज्यादा लोगों को ले लें, वो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन एट दी एंड जो सिलेक्शन होगा वो होगा तो फिर भी उतने ही लोगों का, 2,000 का। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोगों को वो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, एट दी एंड सिलेक्शन उनका ही होगा जो कि बेस्ट है। 2,000 जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये फैक्ट एंड फिगर्स हो गए। अब आगे बात करते हैं, पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं हम। पिछली बार के कट ऑफ बताएं तो 2023 में ये कट ऑफ कौन सा है, जो स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए था, यानी कि आपको सिर्फ स्किल टेस्ट देने को मिलेगा, ये तब की कट ऑफ है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट जो आई थी कट ऑफ की ये वो है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये 147 रखा गया था कि अगर आपको स्किल देना है तो आपके मार्क्स इतने होने चाहिए, तब आपको ग्रेड सी यानी कि 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखने को दी जाएगी, और अगर आपका ग्रेड डी में है तो 131 मार्क्स। ये है सिर्फ आपको स्किल देने के लिए। इसके अलावा जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो हमेशा 10 से 15 नंबर ऊपर ही आती है, कभी भी वही कट ऑफ नहीं रहेगी। तो जिसको लग रहा है ना कि मेरे मार्क्स बॉर्डर पे हैं, इतने मार्क्स हैं, लगभग 145 के आसपास है, 130 के आसपास है, तो वो लोग ये सोच के चलें कि मैं अगर 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा गेन कर पा रही हूँ, आपके मार्क्स इतने हैं कि 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा हैं, तो आप करो। जो वीडियोस बना रहे हैं, जो लोग कट ऑफ बता रहे हैं, उससे भी अगर आपके 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, तब आप मान के चलो कि हाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज बॉर्डर वाले इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कट ऑफ्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ यूआर को बेस मान के चलूंगी। ठीक है, तो यूआर में 147 था, दैट मीन्स आपको अगर ग्रेड सी क्लियर करना है तो आपके मार्क्स 150 के आसपास होने चाहिए, इतने, वो ज्यादा होना हो 145 तो होने चाहिए। ठीक है, तब जाके ये पॉसिबिलिटी होगी कि आपका ग्रेड सी क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 147 थे जब आपकी पोस्ट 1200 थी, तो अभी 2,000 है, तो आप थोड़ा सा कम मान के चल लो, तो भी आपके मार्क्स फिर भी 145 इतना तो आप मानो कि इतने आपके होने चाहिए, जब जाके आपका ग्रेड सी क्लियर होगा। ठीक है, और अगर ग्रेड डी की बात करो तो 130 होने चाहिए, और थोड़े बहुत अकॉर्डिंगली चेंज होते रहेंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस है तो वो तो यूआर के बराबर होगा, ओबीसी के आप थोड़े बहुत अंतर मान लो, अब इसमें 2 नंबर का अंतर आया है तो और क्या ही अंतर आ जाएगा, आप 2 नहीं 5 मान लो, तो 140 भी तो मानना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे 125 थी, 125 की 120 मान लो, 122 मान लो, बट एट दी एंड जो फाइनल कट ऑफ है वो तो बढ़े नहीं है, तो इसका इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ स्किल टेस्ट देने से काम थोड़ी चलेगा, आपको तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए ना। ये वाली कट ऑफ इतनी मैटर करती भी नहीं है, तो ये तो आपको एक स्टेप पहुंचाने के लिए, ये फाइनल में इतना कोई रोल प्ले करती नहीं है। ठीक है, तो ये 2023 की कट ऑफ थी इस फैक्ट के हिसाब से। और जो अब पिछले
स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उसके हिसाब से मैं आपको अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताती हूँ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है जो मैंने आपको पीछे बताया कि अगर आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है तो आपकी मार्क्स 145 होने चाहिए यूआर में। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर आपको ग्रेड सी स्किल टेस्ट, सिर्फ स्किल टेस्ट देना है तो आपकी मार्क्स 145 होने चाहिए, और अगर आप ग्रेड डी में हैं तो 135। हाँ, थोड़े बहुत अंतर आएगा, जैसे कि 5-6 नंबर ऊपर नीचे होगा इससे, लेकिन इतना नहीं है कि 135 की जगह आपके मार्क्स 120 है तो भी आप क्वालिफाई कर लोगे, ऐसा नहीं है। मैं इतना कहूंगी कि अगर आपके मार्क्स 145 हैं या फिर 140 भी हैं तो आप सिक्योर हो कि आपको स्किल टेस्ट देने को तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपको स्किल टेस्ट देने के लिए यहाँ पे ये अकॉर्डिंगली लिखा है, जैसे कि ओबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, अगर ये 45 है तो ये 43 हो जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 3-4 नंबर नीचे मान के चलो, ठीक है। इसमें 129 मैंने क्यों लिया ओबीसी में, क्योंकि ग्रेड सी ओबीसी का थोड़ा सा कम जाता है, यानी कि वो 120 की रेंज में पहुंच जाता है, तो आपको देने मिल जाएगा, क्योंकि इस बार की पोस्ट भी अच्छी है, 2000 पोस्ट कोई कम नहीं होती है, तो आपको स्किल टेस्ट तो देने को मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ये कट ऑफ जो लिखे हैं वो उनमें भी आप 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, इतना तो होगा। बट जो अब बात करते फाइनल कट ऑफ जो कि मेन है, मेरे जो एनालिसिस है, मैंने जितना जो एनालिसिस किया है और प्रीवियस ईयर एग्जाम के हिसाब से जो आइडिया लगाया है मैं यही बताऊंगी कि ग्रेड सी अगर आपके 155 मार्क्स हैं और उससे प्लस ही हैं तो आप मान के चलो कि आपका फाइनल सिलेक्शन ग्रेड सी में होगा। अगर इससे कम है ना तो बिल्कुल मत सोचो कि आपका होगा। कड़वा है पर सच है, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगी कि क्यों आखिर ये रखी है मैंने, इतना ज्यादा क्यों बता रही हूँ मैं। जो लोग कम बता रहे हैं ना उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं रियलिटी में बताऊंगी कि आपके जो मार्क्स है ना वो इतने होने चाहिए। जिनके लोगों के मार्क्स बॉर्डर पे हैं, यानी कि जिनके 150 हैं, वो होप ना छोड़े, क्योंकि अभी भी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठे रहो। नॉर्मलाइजेशन अपनी जगह है, वो एसएससी खुद कवर करती है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन आपका होगा ना तो उस इंसान का भी होगा जो टॉपर है। तो नॉर्मलाइजेशन से इतना फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं, आपने खुद कितना स्कोर किया है, वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आपके बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे, आपके कम होंगे तो सबके कम होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक। तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठो। मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपके मार्क्स 150 हैं तो आप मान के चलो कि हाँ आपका ग्रेड सी में होगा, और कुछ हो ना हो आपके लिए स्किल टेस्ट देने को मिलेगा। और जिनके 150 हैं या फिर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, यानी कि -2 और +2 मान के चलो, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर आपके मार्क्स 145 हैं तो आपका कतई मैं मानती हूँ कि सिलेक्शन नहीं होगा ग्रेड सी में। लेकिन ये है कि ग्रेड डी में हो सकता है। तो जिसके मार्क्स 150 हैं या +-2 हैं उनका सिलेक्शन पक्का है कि ग्रेड सी नहीं तो ग्रेड डी में होगा। तो उन लोगों को तो पक्का है कि स्किल टेस्ट में लग जाओ, श्योरिटी है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका होगा। लेकिन जिसके मार्क्स 148 से थोड़ा सा भी नीचे है, यानी कि जो बोल रहे हैं कि 146 है, 147 है या 145 है, तो उन लोगों का ग्रेड सी में तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन लोगों के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि हो जाएगा ग्रेड सी में, और अगर नहीं भी हुआ तो ग्रेड डी है ना। लेकिन जिनके मार्क्स 145 है तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों का सिलेक्शन ग्रेड डी में भी आपकी चांस है। श्योरिटी मैं नहीं कह सकती, हो सकता है बाय लक आपका हो जाए, बट 145 या उनसे भी +-2 वालों का मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। ये कड़वा है लेकिन सच है, रियलिटी यही है। और अगर और कैटेगरीज की बात करूं तो अगर आप ओबीसी में हो तो 150 मान लो कि ग्रेड सी में होगा, +-2 आप कर सकते हो। इसमें मैं बोलूंगी +-2 रहेगा, लेकिन इतना नहीं है कि +-6 या 7 हो जाए, इतना भी नहीं होगा, +-2 मान के चलो, ठीक है। ये आप कैटेगरीज के हिसाब से देख सकते हो। और ग्रेड डी की बात करूं तो 147, क्योंकि पिछली बार को जो कट ऑफ गया था ना
आप देखो पिछली बार का 142 था ग्रेड डी का, ठीक है, 142 था, जबकि 1200 वैकेंसी थी और एग्जाम का लेवल भी अच्छा खासा था, टफ था लेवल, क्योंकि एग्जाम पिछली बार लेंदी था। पिछली बार की जो रीजनिंग थी वो बहुत लेंदी आई थी। इवन 10 क्वेश्चंस तो ऐसे थे वो जो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इवन टाइम भी कम पड़ा था लोगों का। तो उसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा उनको मिला था, उसके बावजूद भी मतलब कितना 142 गया था। तो इस बार आप मान के चलो कि एग्जाम भी थोड़ा सरल आया है। मैं आपको बताऊंगी आगे सरल क्या था, ये है रियलिटी कि सरल आया है इस बार का एग्जाम। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, यानी कि 140, अगर 147 आपके मार्क्स हैं तो आप सिक्योर हो कि हाँ आपको ग्रेड डी में सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली देख लो, जो ओबीसी है वो 145, ये 130 और ये 120। अदर कैटेगरीज में और बाकी है, मतलब कि पीएच हैं, जो हैंडीकैप्स हैं और भी हैं सब कुछ, उनके मार्क्स ऑब्वियसली बात है थोड़े कम जाते हैं, तो और भी कम जा सकते हैं। बट मैं ये सब बेस मान के चल रही हूँ कि इतने भी हैं तो आप सिक्योर हो, ठीक है। मेरा मेन फोकस है यूआर कैटेगरी, तो इतना ही कहूंगी कि 145 आपके मार्क्स हैं और डी में 147 है, तो आप सिक्योर हो कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा आप 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, ये होगा, ये तो चेंज होगा, ठीक है। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब मैं इनके पीछे का रीजन बताती हूँ कि क्यों आखिर मैं ये सब बोल रही हूँ, ठीक है। एक खाली पेज ले लेती हूँ। पहले तो ये कि आखिर इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों है, मतलब ग्रेड सी की 155 आप बता रहे हो कि इससे कम है तो आपका नहीं होगा, ऐसा क्यों। और ग्रेड डी में 147 जो अभी तक नहीं हुआ, अभी तक भी 142 मार्क्स गए हैं हाई कट ऑफ, जबकि अभी तो जो वैकेंसी थी वो 1200 थी और अभी तो 2000 वैकेंसी है, फिर भी आप इतनी ज्यादा क्यों बता रहे हो। क्योंकि जो एग्जामिनर है ना वो पागल नहीं है, वो एग्जामिनर बहुत सोच समझ के एग्जाम लेता है। जैसे कि जब एग्जाम के लेवल का होता है, अगर आपकी जीएस सरल आती है ना तो आपकी इंग्लिश को थोड़ा बहुत लेंदी या कठिन बना दिया जाता है। अगर आपकी इंग्लिश इजी आती है तो आपकी रीजनिंग को लेंदी या फिर बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, और अगर ये दोनों सरल आ जाएं तो आपके जीएस को ऐसा बना दिया जाता है कि हवा ना लगे। तो एग्जामिनर को पता है कि एग्जाम के लेवल को मैनेज कैसे करना है। पिछली बार अगर 1200 वैकेंसीज थी तो जो एग्जाम लेवल था ना वो भी लेंदी था, कठिन नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन लेंदी था। रीजनिंग के क्वेश्चंस करने में लोगों को पसीने आ रहे थे। कुछ जो इंग्लिश के क्वेश्चंस थे वो भी अच्छे खासे लेवल के थे, पैसेजेस ज्यादा आए थे पिछली बार, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं ना पैसेजेस में, वो सबसे ज्यादा पूछे गए थे पिछली बार। 30 से 35 नंबर के तो पैसेज ही आ गए थे पिछली बार। वैकेंसीज अगर ज्यादा कम थी ना, उसके बाद भी कट ऑफ कम गया था, उसका रीजन भी यही था कि नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा हुआ था लोगों का और साथ में लेवल भी अच्छा था एग्जाम का। लेकिन इस बार जो है वो एग्जाम थोड़ा सा इजी हुआ है, ये मानो। भले ही इस बार 2000 वैकेंसी जरूर है, लेकिन जो एग्जाम का लेवल था उसमें जीएस जो सबसे मेन रोल प्ले करती है, लोगों का सिर दर्द है, लेकिन इस बार की जीएस सरल थी, कंपैरेटिवली इजी थी। क्योंकि हर बार जो 50 मार्क्स की जीएस आती है उसमें से अगर आप 19 से 20 क्वेश्चन कर लो बहुत है। इतना तो मान के चलो कि आपने इतना कर लिया मतलब आप टॉपर के लेवल के हो। क्योंकि जीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे 30 नंबर के, तो समझ ही नहीं आता कहाँ क्या कर रहे हो, हवा भी नहीं लगती थी इन क्वेश्चंस में। लेकिन इस बार जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स देखो तो किसी किसी के 35 से 40 नंबर भी आए हैं जीएस में, और किसी किसी के तो 45 पार कर गए हैं। दैट मीन्स इस बार की जीएस ने खेल किया है। अगर आप 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, या आप 35 छोड़ो, अगर आप 25 से ऊपर भी कर पा रहे हो, दैट मीन्स जीएस के लेवल इस बार घटा है, कम हुआ है। इस बार स्टैटिक और प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इवन जिसने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स लगाए होंगे ना क्वेश्चन पेपर, आधी से ज्यादा क्वेश्चन पेपर तो उसी में से फंस गया था। मतलब इस बार कुछ नया किया ही नहीं गया है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी टफ आई थी, लेंथी आई थी, मैं बोल रही हूँ इतनी नहीं आई थी। अगर आप 42 और 3 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आप डुएबल थे, इजीली कर सकते थे। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है 7-8 क्वेश्चंस ने की है। तो मैं ये बोलूंगी कि 7-8 क्वेश्चंस भी अगर
एग्जामिनर कठिन नहीं देगा तो फिर क्या एग्जाम बनाएगा वो? इतना तो बनता है ना। आप एग्जाम दे रहे हो, कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो, इतना तो आएगा। तो ये तो जेन्युइन सी चीज है, ये तो होगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है जो एग्जामिनर ने आपके 7-8 क्वेश्चंस बहुत लेंदी बना दिए। अगर आप उस बेस पे बोल रहे हो कि एग्जाम कठिन था, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेस बनता है। बेस तो तब बनता कि पहले आपसे बन रहे थे 40 से 45 क्वेश्चन, लेकिन अब आपसे 30 से 35 भी नहीं बन रहे हैं, तब है कि हाँ प्रॉब्लम है। लेकिन इतना नहीं था। और अगर रीजनिंग उसने थोड़ी सी कठिन कर भी दी है ना, तो ये जीएस है ना, बहुत अच्छे लेवल पे उसने सरल की है। इस बार साइंस का वेटेज बहुत कम रहा है। हर बार जो साइंस का वेटेज है, या इवन ये बोलो कि साइंस के अलावा भी बहुत से ऐसे टॉपिक वो जोड़ देता था जो समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से क्या करना है। मतलब साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपने कभी किए ही ना हो। लेकिन इस बार जो वो स्टैटिक लेवल अच्छा था, 15 से 20 क्वेश्चन जो वो स्टैटिक से पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, ऐसे थे डुएबल कि आप कर सकते थे। इवन इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश भी इस बार की इजी थी। अगर आप बोलो तो 75% क्वेश्चन, यानी कि 75 क्वेश्चन ऐसे थे, डुएबल थे, जो आप कर सकते थे। उसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस देखते ही बन रहे थे, नरेशन देखते ही बन रहे थे। एक पैसेज कठिन डाल रहा था वो, तो दूसरा सरल भी डाल रहा था। एक लेंदी था तो दूसरा शॉर्ट था, आराम से किया जा सकता था। कहीं कहीं क्वेश्चन में फंस रहे थे। अब देखो, अगर 7-8 क्वेश्चन भी टफ ना बनाए तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जामिनर अच्छा है। उसको इतने क्वेश्चन तो बनाने का हक है। लेकिन उसके अलावा मैं बात करूं तो 75% क्वेश्चन इंग्लिश के ले लो, या 40 मार्क्स आप रीजनिंग ले लो, सरल आई थी। अगर इतना भी आप कर लेते तो ऑब्वियस ही बात है आपकी 150 पहुंच जा सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा जीएस अगर कवर कर लो तो 150 पहुंच सकते हैं। तो एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा कठिन नहीं था कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछली बार भी जो एग्जाम आया था वो थोड़ा सा टफ था। टफ नहीं, एक्चुअली वो लेंदी था, तो बच्चों को ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन इतना टाइम टेकन ना तो इस बार का पेपर रहा है, और ना प्रॉब्लम क्रिएट की है। कुछ लोगों के लिए कठिन लगा है, ऑब्वियस सी बात है, कठिन तो होगा। पेपर है, आपका कोई मजाक नहीं चल रहा, तो कठिन तो होगा। लेकिन जीएस की वजह से थोड़ा सा पेपर का लेवल इजी माना जाएगा इस बार। तो अगर पेपर इजी है तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी तो बढ़ेगी। आपके मार्क्स थोड़े से ज्यादा होने चाहिए। भले ही वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन लेवल भी उन्होंने इजी किया है। तो बैलेंस एग्जामिनर ने किया है, बकायदा बैलेंस हुआ है। तो ये बिल्कुल मान के मत चलो कि इस बार एग्जाम में जो कट ऑफ है वो नीचे गिरेगा, और इतना नीचे गिर जाएगा कि 130 पे आ जाएगा। तो 130 कभी नहीं आएगा। तो ये मान के चलो, ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि 130 से नीचे तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इवन 140 से नीचे भी नहीं आएगा। एग्जाम की कट ऑफ वही रहेगी जो मैंने बताई, इतनी कट ऑफ मान के चलो। अगर आपके मार्क्स 155 है, 147 है, तो इतने में आप सिक्योर हो। इवन 145 भी मान लो कि आपके ओवरऑल मार्क्स 145 है, तो आप मान लो कि हाँ, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, सी में हो ना हो, डी में हो जाएगा। जो लोग स्किल टेस्ट के भरोसे बैठे ना कि स्किल टेस्ट देने को मिलेगा, उनके बारे में भी बात करूंगी कि मैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्पेशली फॉर द पर्सन्स जो लोग अभी भी मुसीबत में फंसे, पैनिक कर रहे हैं कि बॉर्डर पे होते हुए मुझे क्या करना चाहिए, तो वो मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, तो 145 आप मान के चलो, इतने हैं तो ठीक है, लेकिन इतने से कम है तो कोई चांसेस नहीं है, मत दो। मत होप में बैठो, इंतजार में मत बैठो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको स्किल टेस्ट नहीं देना चाहिए, आप स्किल टेस्ट दो। कुछ हो ना हो, एक्सपीरियंस तो होगा ना, और एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो लोग श्योरिटी कर रहे हैं ना कि जिन लोगों का निकला है, वो इसी वजह से निकला है क्योंकि पिछली बार उन्होंने होप नहीं छोड़ी थी। उनके भी बॉर्डर पे अटके होंगे, तो अब वो लोग पार हो जाएंगे। तो आपको भी वही कोशिश करनी है। इस बार नहीं हुआ तो स्किल टेस्ट दो। अगर आपके हाथ में है कि स्किल आप दे सकते हो, आप सक्षम हो कि बाहर जाके दे सकते हो, क्योंकि स्किल जो है वो या तो छत्तीसगढ़ में होगा, यानी कि वहां की सिटी में होता है, या फिर इस बार भोपाल में भी हुआ था तो वहां पे होगा। मतलब कि कुछ सिटीज में होता है, तो अगर आप वहां पे अफोर्ड कर सको कि जा सकते हो तो चले जाओ, स्किल टेस्ट दो। कुछ हो ना हो, एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जिन लोगों को ये है कि मेरे पास ना तो पैसे हैं ना मैं जा सकती हूँ, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली तो मैं जाऊं, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके 145 से नीचे है तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। तो जो लोग भी बता रहे हैं ना कि कम कट ऑफ जाएगी, तो मत विश्वास करो। एट दी एंड होपलेस हो जाओगे, आपको परेशानी होगी, आपको ही दुख होगा।
कुछ नहीं होना इससे। तो बेटर यही होगा कि अगर आपके 145 से नीचे है तो मत दो स्किल। अगर आप परेशानी में हो तो, अगर आप सक्षम हो, दे सकते हो, जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल जाओ देने। स्किल टेस्ट तो आपको देना चाहिए, जरूरी है, आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, तो स्किल दो। लेकिन आपको परेशानी है तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। तो ये तो जाने नहीं जाने, कट ऑफ, स्किल टेस्ट, सबकी बात मैंने ऑलमोस्ट कर ली। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आगे मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो स्किल टेस्ट में इतने मार्क्स ले आए हैं। उनका जो है वो है कि उनके पास चांस है कि 145 मार्क्स उनके हैं, +2 -2 कर लो, कितने मार्क्स हैं, तो उनका ये तो है कि हाँ हो जाएगा, मतलब ग्रेड डी में होगा पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनकी स्पीड का क्या करें, क्योंकि वो लोग अगर फंसे हैं, जैसे मान लो किसी की स्पीड जो है वो 90 है और 90 प्लस है, 90 माइनस है, जो भी है, और कुछ लोग जिनकी स्पीड जो है वो 100 है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अब वो पैनिक कर रहे हैं, इसलिए उनकी गलतियां ज्यादा हो रही हैं। तो वो लोग क्या करें, वो कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रखें कि आगे वो स्पीड बढ़ा सके, अपनी मेहनत कर सकें। तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि पैनिक करने से ना आपकी स्पीड सिर्फ कम होगी, ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो पैनिक का तो कोई मतलब बनता नहीं है। आप अगर 100 तक ले आए हो खुद को, दैट मीन्स आप केपेबल हो, आपके मार्क्स भी हैं, आपकी जो स्पीड है वो भी है, तो पैनिक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरी तरफ से गारंटी मानो कि अगर आपके 140 मार्क्स है ना, बेधड़क स्किल की प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन होगा। जिसकी 90 प्लस की स्पीड है, जो अभी कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं यही बोलूंगी कि अभी भी आप मान के चलो कि 1 महीना आपके पास है। एसएससी लिस्ट जारी करेगी, उसके बाद भी 15 से 20 दिन मान के चलो आपको मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए। दैट मीन्स आपके पास 1 मंथ है, और 1 मंथ इनफ होता है कि आप 90 से 100, इवन 110 इतनी स्पीड भी ले आओ। तो ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और रही बात पैनिक करने की, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मिस्टेक ज्यादा हो रही है। तो डिक्टेशन में मिस्टेक को कम करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको आउटलाइन पास पास बनानी है, जितना हो सके पास पास बनाओ। इवन कॉपी जो होती है ना, उसमें एक बीच की लाइन खींच लो और यहाँ लिखो और फिर यहाँ लिखो, ठीक है। पहले ये कंप्लीट करो, फिर उसके बाद ये करो। इससे क्या है, आपकी आउटलाइन शॉर्ट बनेगी। छोटी छोटी बनाओ आउटलाइन, जितनी हो सके कम बनाओ। 4 शब्द हैं तो 2 बनाओ। अगर किसी शब्द में 5 शब्द भी है ना, तो उनको भी कम से कम 2 से 3 में कवर करने की कोशिश करो। मतलब आउटलाइन छोटी बनाओ और साथ में शॉर्ट तरीके से लिखने की कोशिश करो। आपका हाथ उतना ही चलाओ जितना आप पास पास लिख सको, यानी फैला फैला के दूर दूर लिखने की जरूरत नहीं है। यह आपकी स्पीड को बूस्ट करेगा और हेल्प करेगा कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें लिख सको, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी, मिस्टेक कम होगी और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसके अलावा आपको ट्रांसक्रिप्शन जरूर करना है। मैं ये बोलूंगी कि अगर आप दिन में 4 डिक्टेशन लिख रहे हो, जो कि कंपलसरी है, आपको 4 लिखनी चाहिए, ठीक है। अभी कोई चांस नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो। 4 से 5 डिक्टेशन सफिशियंट है, आपको लिखनी चाहिए। और इनमें से ट्रांसक्रिप्शन 2 का ट्रांसक्रिप्शन डेली करो। आप डिक्टेशन 6 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ट्रांसक्रिप्शन 2 करोगे तो भी सफिशियंट है। ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, पर उतना करो कि आपको पढ़ने में आ जाए। और पढ़ने में तभी आएगा जब आप आउटलाइन छोटी बनाओगे और इतनी बनाओगे कि क्लियर दिखे। क्लियर तभी बनेगी जब छोटी बनाओगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बनाओगी तो आपकी स्पीड नहीं आएगी और कभी आप ठीक से कर नहीं पाओगे। तो आउटलाइन छोटी बनाओ और पास पास लिखो, ठीक है। यही सिंपल तरीका है स्पीड को बढ़ाने का। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन डेली करो, 2 ट्रांसक्रिप्शन डेली करो। जितनी मिस्टेक्स आए उन पर ध्यान दो, जो भी आउटलाइन आप बना सकते हो वो बनाओ। और 6 डिक्टेशन ये मैक्सिमम है, इतनी भी लिख लोगे तो चलेगा। इतनी आपको डेली लिखनी है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ लिखनी है। और अगर आपने एक बार डिक्टेशन लिखनी स्टार्ट कर दी तो रोकना नहीं है। आपको पता है एसएससी जो है वो 10 मिनट की डिक्टेशन देती है, ठीक है। तो 10 मिनट आपको लिखना है एनी हाउ। बीच में चाहे आपकी 1 लाइन छूटे, 2 लाइन छूटे, या पूरी लाइन क्या पूरा पैरा ही छूट जाए, पर आपको रुकना नहीं है। डिक्टेशन 10 मिनट मतलब 10 मिनट, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि अब तो 1 लाइन छूट गई, इसका मतलब आपकी 25 से 30 गलतियां हो जाएंगी, तो अब मैं फिर से दूसरी डिक्टेशन लिख लेती हूँ। ऐसा नहीं करना है, डिक्टेशन वही लिखनी है, हैबिट बनानी है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया।
स्पीड ऐसी बढ़ेगी, छोटी आउटलाइन बनाओ, पास पास लिखो और ट्रांसक्रिप्शन करो, गलतियां देखो, जितनी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारो। और 10 मिनट मतलब 10 मिनट छोड़ना नहीं है डिक्टेशन को, ठीक है। पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखो, ठीक है। ये हो गई स्पीड की बात। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट कि स्किल टेस्ट होगा कब। देखो अभी क्या है ना, जैसे अभी सीजीएल का मेंस एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी 18 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 17-18 जनवरी के आसपास एग्जाम है। तो सीजीएल मेंस है अभी, जो भी एसएससी कंडक्ट कराती है। उसके बाद जो जीडी के भी एग्जाम्स आने हैं, दैट मीन्स आपके जो एग्जाम्स है वो लाइन बाई लाइन लगे हुए हैं। तो थोड़ा एसएससी का जो शेड्यूल है अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, बैक टू बैक देखो आरटीआई रिप्लाईज भी आ रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं काम तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है स्किल इस बार डिले हो जाए। तो उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि बॉर्डर पे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि अभी मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों के लिए आसानी है। लेकिन ये मान के चलो कि 1 मंथ तो आपके पास है, आपका जो स्किल है बहुत ज्यादा नहीं खिंचेगा। आप 15 फेब मान के चलो कि इतने तक आपका स्किल टेस्ट है, तब की डेट आ जाएगी और हो सकता है कि इस डेट को एग्जाम हो जाए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं खिंचेगा, मार्च तक नहीं खिंचेगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, पर इतना है कि इस शेड्यूल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इन डेट्स पे तो दूसरे एग्जाम्स है, हाँ है, लेकिन एसएससी उनको कवर कर लेगी, चला लेगी। मेरी मानो तो जहां तक मेरा अंदाजा है, देखिए ये एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि जो 15 फेब है एग्जाम हो जाएगा तब तक, ठीक है। तो इतना मान के आपको चलना है, तो 1.5 महीना सोचो और इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जितने क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे और जितनी चीजें मैं कवर करा सकती थी मैंने कराई। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपके लिए या तो वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं अलग से वीडियो बना के भी आपको बता दूंगी। बट आपका हर एक डाउट क्लियर होगा और जेन्युइन जो रियलिटी है वही बताऊंगी, कोई हेरा फेरी नहीं करूंगी, कुछ भी ऐसा नहीं जो बेमतलब की चीज हो, ठीक है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, और सच है, हार्ड हो या कुछ भी हो, लेकिन सच सच ही रहेगा, ठीक है। और वही मैं बताऊंगी, और कुछ टाइम बाद वो चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो आप खुद समझ जाओगे। तो जो भी आपको क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसी चैनल पे मेरी 2 क्लासेस और चलती हैं। एक तो है वोकैबुलरी की, जहाँ पे डेली मैं 10 वोकैबुलरी कराती हूँ, एंटोनिम, सिनोनिम और सेंटेंस के साथ, और जिसमें मैं एक्स्ट्रा ग्रामर भी बताती हूँ। तो वो क्लासेस आप देख सकते हो। दूसरी चलती है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सब कुछ स्टेनो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे फंसती है, या तो आपसे वोकैबुलरी नहीं बन रही होगी या पैसेज में दिक्कत आएगी। तो दोनों चीजें मैं आपकी यहाँ पे कराती हूँ, तो आप ये क्लासेस भी देख सकते हो। एंड इसके अलावा इस वीडियो का पीडीएफ और बाकी जितनी भी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।